स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जब से खाड़ी युद्ध के लिए समझौता वार्ता शुरू हुई है स्विट्जरलैंड में और अब तो दूसरी जगहों पर भी उसकी उसकी किस्तें चल रही हैं। जी हाँ। तो हमारे देश के आर्थिक नीति निर्माताओं को, नरेंद्र मोदी को और दूसरे लोगों को ये लगने लगा है कि उनकी समस्याएं जो कुछ थीं अब दूर हो गई और फिर से वो पुराने मूड में आ गए और उन्होंने फिर से गुलाबी तस्वीर बनानी शुरू कर दी। जी हाँ। जबकि हकीकत बिल्कुल उसके उल्टी है। देश के ऊपर जो विदेशी मुद्रा का कर्ज है वो बहुत बढ़ चुका है। फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ चुका है। बेरोजगारी कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। महंगाई कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही। न सरकार भी ऐसा कोई प्रयास करती हुई नजर आती है कि हमारा डेट कम हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो, लोगों को रोजगार मिले। ऐसी कोई कोशिश नहीं आ रही। अब उन्हें बस प्रचार करने का एक बार फिर से मौका मिल गया है और सरकार में भरोसे की इतनी कमी है जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अयोध्या में जो राम मंदिर घोटाला है हम उसके रूप में देख सकते हैं। हालांकि वो कोई आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उस तरह से नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ है। लोगों ने श्रद्धा में भरकर वहां पर चढ़ावे चढ़ाए, लेकिन वो सब पैसे खा गए। मेरा तो मानना है कि 1000 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में 2021 से लेके अभी तक ये सब रकम वहां से लूटी गई है और वो किसी गुप्त कोष में कहीं चली गई है। साइफन आउट करके रकम वहां पे चली गई। वहां जितने लोग तैनात थे सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। सब लोगों ने एकजुट होकर इस घोटाले को अंजाम दिया और अब आपसी झगड़ों के कारण ये घोटाला फूटा है, वरना फूटता भी नहीं, क्योंकि जितने आरोप अभी तक लगे थे सब दबा दिए गए। मैं केवल ये बता रहा हूं कि अभी हम लोगों की ये भारत की कितनी बुरी हालत है, सरकार की, सब चीजों की, बाजार की कितनी बुरी हालत है, गरीबी बुरी तरीके से बढ़ रही है और सरकार फिर से गुलाबी तस्वीर बनाने में जुट गई है। अब आप ही इस बात को डिकोड करेंगे कि ये जो खाड़ी में युद्ध बंद हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता वार्ता है, इसमें दोनों तरफ का स्वार्थ है कि वो समझौता वार्ता कामयाब हो। थोड़े बहुत झटकों के साथ, थोड़े बहुत झगड़े के साथ में, एक दूसरे को अपशब्द कहने के बाद में वो बात चलती जा रही है, वार्ता आगे बढ़ती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का निकट भविष्य में क्या हाल होने वाला? जी। धन्यवाद अभय जी। जैसे आपने अयोध्या की बात शुरू की, ये एक हमारे देश की एक बड़ी परेशानी है कि हर जगह काली कमाई चलती है, हर जगह करप्शन चलता है और ये काली कमाई और करप्शन से अर्थव्यवस्था को जबरदस्त धक्का लगता है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो काली कमाई करा रहा है उसकी तो आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन आम जनता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो हर क्षेत्र में है। वो मंदिर तो ये दिखा रहा है कि हमारी कोई आस्था ही नहीं है, मतलब जिस चीज में हमारी सबसे ज्यादा आस्था होनी चाहिए उसमें नहीं, लेकिन बाकी और जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाकी आपका जो कृषि है, आपके जो बाकी इस सब में भी परेशानी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि शिक्षा में आपके बच्चों को कैपिटेशन फी देनी पड़ती है, वहाँ पे एग्जाम में चीटिंग हो जाती है, बच्चों की परेशानी बहुत ज़्यादा उससे बढ़ जाती है। अभी आपने हेल्थ के सेक्टर में देखा कि अनाप शनाप टेस्ट कर दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि आम आदमी की जेब खाली हो जाती है। वो अपना जो ठीक से जो उपचार नहीं करवा पाते, अपने परिवार का उपचार नहीं करवा पाते। तो यानी कि ये जो अयोध्या का मामला है वो दिखा रहा है कि हमारे देश में कितना गहरा है। और मेरा मानना है कि हमारे देश में जो करीब जब कार्यधन की अर्थव्यवस्था वो करीब 60% के करीब है, यानी कि जितनी 100 रुपये की कमाई उसके ऊपर 60 रुपये अतिरिक्त काली कमाई है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा पड़ता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि यानी आपके कहने का मतलब यह है कि 160 रुपए अगर कमाए जा रहे हैं तो उसमें 100 रुपए वास्तविक हैं और 60 रुपए काली कमाई में। नहीं, 100 रुपये और 60 रुपये दोनों वास्तविक हैं। 100 रुपये तो सरकार जो घोषित करती है, 60 रुपये अघोषित है जिसपे कि सरकार को टैक्स नहीं मिलता। तो यानी कि हमारे जो टैक्स है वो 100 रुपये पे अगर जो आप देखें तो इस समय करीब 17.5 रुपये का टैक्स मिलता है। अगर ये 60 रुपये क्योंकि वो अति अमीर लोगों के पास ही है तो उसमें 40% अतिरिक्त मिलता। तो यानी कि अगर 24 रुपये और आपको ज़्यादा मिल जाता तो अभी जो 17.5 है वो आपका 41.5 हो जाता। तो यानी कि आपकी जो माली हालत है सरकार की वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सब पे ज़्यादा खर्च कर सकते थे। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि आपको फिर जब उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आपका उधार कम हो जाता है, इंटरेस्ट बर्डन, यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ही एक नए रूप में जब प्रकट होती अगर ये काली कमाई नहीं होती। पर ये मेरा कहना है कि ये जो मंदिर का जो मामला है जो सामने आया है, वो दिखा रहा है कि हमारे कितनी गहरी ये काली धन की जो कमाई है वो कितना गहरी हो गई है और उसके कितने बुरे परिणाम हैं। अब आते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जो गुलाबी चेहरा पेश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का, वो असल में हो क्या रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में हम सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर अपना विश्लेषण देते हैं। सरकार भी सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के आधार पर ही विश्लेषण देती है। तो संग्रहित क्षेत्र जो है वो तो पैंडेमिक के बाद रिकवरी पे है, तो वो आपका जो ग्रोथ कर रहा है, वहाँ से आपका टैक्स आ रहा है, वहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अर्थव्यवस्था में। पर जो असंगठित क्षेत्र है वो तो धराशायी है। तो जैसे आपने बताया कि परेशानी तो आम आदमी की बढ़ती चली जा रही है, वो चाहे महंगाई हो, वो चाहे जब उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो, जो गैस की ब्लैक मार्केटिंग अभी भी चल रही है। मैंने अभी सुना कि जब पिछले हफ्ते इतवार में एक व्यक्ति ने जब 950 वाला सिलेंडर खरीदने गया बाजार में, तो ब्लैक में उसको 3000 रुपये का मिला, जो पहले वो 1300 रुपये का 1200 रुपये का खरीदता था। यानी कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे कि 10-11-12 हज़ार रुपये की कमाई होती है, वहाँ पे अगर 3000 रुपये आपका या 2000 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाए, तो इसका मतलब आपके लिए इन्फ्लेशन तो 20% हो गया। वो जो सरकार कहती है कि इन्फ्लेशन 3.5% या जब 3.25% है, उसकी जगह जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत तेज इन्फ्लेशन हो गया। और इसीलिए आपने देखा कि ये अभी जब ये ऑयल क्राइसिस हुआ, तो तुरंत जो वर्कर है उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी हालत बुरी हो गई। तो यहाँ पे गुड़गांव में हुआ, नोएडा में हुआ, पंजाब में हुआ, आपका राजस्थान में हुआ, सब जगह प्रोटेस्ट हुआ। तो अब जो सरकार कहती है कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा मैनेज कर लिया, तो वो किसके लिए मैनेज किया? जो संग्रहित क्षेत्र है उसके लिए मैनेज किया। असंग्रहित क्षेत्र तो परेशानी में आ गया, क्योंकि वहाँ पे आपकी गैस की सप्लाई कम हो गई, उत्पादन कम हो गया। मोरबी वगैरह में जैसे कि वहाँ पे जो उत्पादन टाइल्स वगैरह का होता है वो बंद हो गया। सूरत से लोग गांव जाने लगे, और जगहों से भी गांव जाने लगे, क्योंकि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल रही थी। होटल रेस्टोरेंट जो कई जगह उनका काम कम हो गया, क्योंकि दाम उनके बढ़ गए, तो उनका जो परचेज कम हो गया। तो यानी कि एक जो अर्थव्यवस्था में परेशानी थी वो इस समय सरकार ने एक तरह से अदृश्य कर दिया। और यही जो काम होता रहता है कि हम जो हमारा डेटा है उसमें असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर देते हैं और संग्रहित क्षेत्र के डेटा के आधार पे अपना विश्लेषण पेश कर देते हैं। तो ये बात ज़रूर है कि जब से ये एक तरह से एग्रीमेंट होने की तरफ जो है कदम उठ रहे हैं ईरान के और अमेरिका के, तो उसके बाद जो क्रूड ऑयल के दाम है ग्लोबल मार्केट में वो कम हो गए हैं। अब क्रूड ऑयल के जब दाम कम हो जाएंगे तो उसका असर होगा कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो बाहर जा रहा था वो कम जाएगा। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में परेशानी थी वो परेशानी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि जो आपका सिर्फ क्रूड ऑयल की जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कई बार कहा कि ये क्रूड ऑयल के साथ साथ और भी चीज़ें सप्लाई जुड़ी हुई हैं, उन सब के दाम बढ़े हुए हैं। और जो आपका शिपिंग का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी जो परेशानी है वो अभी चल रही है और वो चलती रहेगी। और दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो सरकार जो पहले की परेशानियां थी, जैसे आपने गिनाया बेरोजगारी है, जैसे कि आपने गिनाया कि जो हमारे अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से जो नहीं चल रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रही हैं। और अभी आप देखें तो इस समय एक बड़ी परेशानी जो सामने नज़र आ रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, बेरोजगारी और उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो वर्कर हैं वो एआई में ट्रेन नहीं है, वो एआई को जो डील नहीं कर सकते। और एआई जब हमारी कंपनियां इस्तेमाल करेंगी संग्रहित क्षेत्र में, तो वो फिर वहाँ पे रिट्रेंचमेंट होगा और वो जो वर्कर्स हैं वो छोड़ के फिर जो असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। और दूसरा जो धक्का इस समय ऑलरेडी लग रहा है वो है कि सुपर एलनीनो का। जो सुपर एलनीनो है उससे सूखा पड़ रहा है, बारिश देर से हुई है। जब बारिश देर से होगी तो जब बुआई जो देर से होगी, और बुआई शायद देर से भी हो और शायद कम बुआई हो, जितना एकरेज में बुआई होनी चाहिए उतने एकरेज में नहीं हो, तो आपके जो फूड प्रोडक्शन पे असर पड़ने वाला है, जिसका असर हमारे किसानों पे पड़ेगा, उसका हमारे वर्कर्स जो रूरल वर्कर्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी कठिनाई खत्म हो गई, हमारी कठिनाई जो पहले थी वो तो चल ही रही है, गरीबी की और जो गैर बराबरी की और जो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट की। और नई जो परेशानी है वो सामने नज़र आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परेशानी और जो हमारे जो गैर बराबरी दुनिया में है उसका असर। फिर जो दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रहे हैं कि चाइना एक तरफ है, अमेरिका दूसरी तरफ है,
ये जो सारे स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रहे हैं उनका भी असर हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कमज़ोर है, क्योंकि हम R&D में कमज़ोर हैं। तो इसलिए हमें तो सोच के चलना चाहिए कि अभी हमारी परेशानी खत्म नहीं हुई है, जो पहले की परेशानियां हैं वो तो चल रही हैं और नई परेशानियां तो सामने हैं। सिर्फ ये जरूर है कि हाँ, क्रूड ऑयल के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पे अगर इनके बीच में समझौता हो जाएगा तो क्रूड ऑयल हमें सस्ता मिलेगा, एनर्जी जो हमारी रेस्टोर हो जाएगी। पर बाकी परेशानियां तो खत्म नहीं हो रही हैं, तो इसलिए हमारी परेशानी तो चलती रहेगी। अच्छा, एक आंकड़ा आया था, मैं आपको जानकारी होगी, मैं तो केवल आपको ध्यान दिला रहा हूँ उस तरफ कि भारत का जो विदेशी मुद्रा में जो भारत के ऊपर कर्ज है, मतलब वो काफी बढ़ गया है। जी हाँ। भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो भी घाटा जो सीमा इन्होंने निर्धारित की थी उससे काफी बढ़ गया है। तो ये तो कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो कि जिससे कि सरकार को आमतौर पर परेशान होना चाहिए और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नीति निर्माताओं का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। दूसरे ये भी चर्चा चल रही है कि जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनको हटाया जाने वाला है और इनकी जगह पर शक्तिकांत दास, जो पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर, हाँ, गवर्नर बनाए गए थे, उनको लाया जाएगा वित्त मंत्री के तौर पर। अभी अफवाहों के रूप में ही हैं ये बातें, लेकिन बहुत लंबे अरसे से मीडिया के क्षेत्र में ये सब बातें चल रही हैं और बार-बार इनको रिपीट किया जा रहा है और सरकार की तरफ से इनका कोई खंडन वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था को चलाने में वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ कमी की गई है। ये सत्ताधारियों को, नरेंद्र मोदी वगैरह को इस बात का एहसास हो गया है। तो उस जगह को जाके कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। हालाँकि शक्तिकांत दास की जो अपनी साख है वो तो यही है कि सरकार जो कहती है वो करते हैं। यही काम निर्मला सीतारमण भी करती थी। तो जैसे आपने सही कहा कि इस समय हमारा जो विदेशी कर्ज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। वो हाँ। 766 बिलियन डॉलर हो गया है, करीब 10, 15, 20 बिलियन डॉलर वो बढ़ गया है। और उधर हमारा जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो कम हो गया है। वो करीब 666 बिलियन डॉलर हो गया है। तो जैसे मैंने पिछली बार आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो विदेशी भंडार है वो तो हमारा बोरोड भंडार है, वो हमने कमाया नहीं है। वो हमारा जो ट्रेड में सरप्लस या करंट अकाउंट का सरप्लस है उसके आधार पे नहीं है। वो तो क्योंकि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, जो हमारे एनआरआई जो वहाँ से जो डिपॉजिट करते हैं, जो हमारा रेमिटेंस आता है ना, इन सब चीज़ों के आधार पे ये बोरोड मनी है, ये हमारे पास है, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार। तो जो गैप है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का और जो हमारा जो बोरोइंग है वो बढ़ गया है। वो करीब 40 बिलियन डॉलर के करीब और अतिरिक्त बढ़ गया है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर पैसा बाहर जाने लगा तो और जो परेशानी में आ जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रुपया अभी भी कमज़ोर है। रुपया डॉलर के मुताबिक कमज़ोर है, तो जब रुपया कमज़ोर हो जाता है तो फिर आपका जो मतलब जब विदेश से पैसा आता है वो कम हो जाता है, उनका जो आपका रिटर्न कम हो जाता है और उसीलिए आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गिर रहा है। और फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो बाहर बोरो कर रहा है, क्योंकि वो अगर आज डॉलर बोरो कर लेगा तो डॉलर मतलब जो है उसका वैल्यू बाद में जाके और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे रुपया गिरेगा तो उसको और फायदा हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रहा है ज़्यादा, और जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो इसलिए ये जो हमारी स्थिति है वो मतलब अभी तो चलिए हमारे इंपोर्ट के लिए अभी 8 महीने के इंपोर्ट के लिए है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पर ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि बोरो करके भी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर गिर रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो परेशानी है। और अगर ये स्थिति ऐसे बनी रही कि आपके जो साख कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसके वजह ये है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें रिटर्न इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना कि विदेशी फॉरेन जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि कोरिया है, हालांकि उसमें गिरावट आई है अभी रिसेंटली, पर उसका तो डबल हो गया है मार्केट जो कैपिटलाइजेशन इसी साल 2026 में। अमेरिका में भी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनका जो स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो रिटर्न बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां एआई में बहुत पीछे हैं, तो इसलिए उनका इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। और चूंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो डॉलर में रिटर्न और कम हो जाता है, तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अभी सरकार ने और आरबीआई ने कुछ कदम उठाए,
कि नॉन रेजिडेंट से कैसे वो जो है डॉलर में ही पैसा ले लें, उनको एक रिटर्न वगैरह दें। पर मेरा मानना है कि वो मैच नहीं करेगा जितना कि रिटर्न आपको जो ये फॉरेन जो स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, कोरिया में, ताइवान में, अमेरिका में। तो इसलिए वो अभी उसका इतना असर मेरा मानना नहीं होगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि इस सब स्थिति से डील करने के लिए वो क्या करें, और उसके लिए मेरा मानना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्यों बिगड़ा है, उसकी वजह भी यही है कि असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। और वहीं से क्योंकि 94% लोग काम करते हैं, तो वहाँ से अगर डिमांड कमज़ोर रहेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड कमज़ोर रहेगी, तो उससे फिर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आरबीआई आंकड़े देता है वो बेहतर नहीं होगी। वो बेहतर नहीं होगी तो संगठित क्षेत्र या इन्वेस्टमेंट अपना और आगे नहीं बढ़ाएगा, और इन्वेस्टमेंट वो नहीं बढ़ाएगा तो रेट ऑफ ग्रोथ कम होता रहेगा। और दूसरी बात ये कि क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो क्रोनीज हैं उनको सारे जो बेनिफिट मिल जाते हैं, जो नॉन क्रोनीज हैं उनको नुकसान होता है कि उनके कंपनियों को टेक ओवर का जो होता है कि कहीं जो कोई जो क्रोनी है उसको आपकी कंपनी पसंद आ गई तो आपके ऊपर इनकम टैक्स रेट और ईडी रेट वगैरह करवा के और वो आपको जो बेचना पड़ जाएगा। इसीलिए जैसे मैंने आपके प्रोग्राम पे पहले भी कहा कि हमारे जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। और मैंने बताया कि जो अगर आप 2014 के बाद देखें तो करीब 2.5 लाख जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनमें से 50,000 देश छोड़ के चले गए हैं। तो यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पे जब ये लोग बाहर जाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कमजोर है, इसीलिए वो जा रहे हैं। तो एक तरफ गैर बराबरी और दूसरी तरफ जो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसके चलते हुए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हमारे यहाँ अच्छा नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि जो गैर बराबरी है वो कम हो, रोजगार पैदा हो, और जो हमारा जो क्रोनिज्म है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब सरकार ने क्रोनिज्म वगैरह क्यों किया, वो चाहते हैं कि कुछ हमारी कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां बन जाएं। तो टाटा है, अडानी है, अंबानी है, ये दुनिया की जो बड़ी कंपनियों की जो लिस्ट में आ जाएं। पर जो ये पॉलिसी है वो जैसे साउथ कोरिया में चाय बॉल्स हैं, वो चाय बॉल्स बनाने की कोशिश है, पर वहाँ के कोरिया के चाय बॉल्स जो हैं या जो जापान की बड़ी कंपनियां हैं वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और इसीलिए उन्होंने ग्लोबल मार्केट कैप्चर किया। पर हमारे जो क्रोनीज हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं करते, ना अडानीज, ना अंबानीज, ना टाटाज, ना जिंदल वगैरह। तो विद द रिजल्ट की वो सिर्फ इंटरनल मार्केट को देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके वो अपना काम आगे चलाते हैं। तो उससे देश को फायदा नहीं होता। जो चाय बॉल्स जो बड़े बने साउथ कोरिया के या जापान के जो बड़ी कंपनियां हैं, उससे जापान की जो स्ट्रेंथ बढ़ी, उनमें R&D आया। हमारे यहाँ वो R&D की जो कोई खर्च ही नहीं करता है। तो इसलिए जो हमारी जो कमजोरी है, क्रोनिज्म तो एक तरह से प्रॉब्लम है, दूसरी वो R&D नहीं कर रहे तो उससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और हम एक्सपेक्ट करें कि छोटी कंपनियां R&D करेंगी, तो छोटी कंपनियां तो और भी जो छोटी हैं तो इसलिए वो और भी R&D पे नहीं खर्च करेंगी क्योंकि उनको तो खतरा और ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो नीति है हमारी क्रोनिज्म की और जो गैर बराबरी बढ़ाने की, और ये हम कहते रहते हैं कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित कर देंगे, ये सारी नीतियाँ गलत नीतियाँ हैं। सरकार को ये नीतियाँ बदलनी चाहिए। अपनी पीठ ठोकने की जगह उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी समस्या पिछले 10 साल में क्यों बढ़ती चली गई है, उसको हम कैसे उसका निवारण करें। तो उसके पीछे उनको सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है। आपने कहा कि शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री में बदलाव हो, लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा कि जो भी मिनिस्टर आता है आजकल वो तो वही फॉलो करता है जो पीएमओ कहता है। तो चाहे आप बदल भी दें तो पीएमओ को ही फॉलो करना पड़ेगा। और जो अगर शक्तिकांत दास जी को लाया भी जाए तो वो तो ऑलरेडी पीएमओ को एडवाइस कर ही रहे हैं। तो वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में आके कोई ऐसी नई चीज़ तो करने वाले नहीं हैं। तो जब तक कि हमारी मिनिस्ट्रीज को ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी तो वो सारा का सारा देश पीएमओ से नहीं चल सकता है। हम फॉरेन अफेयर्स को भी पीएमओ कर दें, फाइनेंस को भी कर दें, कॉमर्स को भी कर दें, कृषि को भी कर दें, तो उससे देश नहीं चल सकता है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है। तो अगर वो सब नहीं होगा तो फिर देश ठीक से नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है ये जो पीएमओ का कंट्रोल है मिनिस्टर्स पे, वहाँ से हमें छुटकारा चाहिए, तभी बेटर गवर्नेंस होगा। तो उसके लिए सिर्फ मिनिस्टर का बदल देना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है उसको बदलना ज़रूरी है कि सब कुछ पीएमओ से डिसाइड नहीं हो। मिनिस्ट्रीज को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो अपना जो स्पेशलिस्ट जो उनके पास हैं उनसे जो राय लेके फिर अपना प्रपोजल दें, और जो कैबिनेट में जाए वो सिर्फ पीएमओ में नहीं, वो कैबिनेट के थ्रू अप्रूव हो, जिससे कि जो पॉलिटिकल जो मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं या पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, तो फिर जाके सुचारू रूप से पॉलिसीज चलेंगी।
अच्छा, अब एक चर्चा बहुत चल रही है आजकल। कई दूसरे लोग जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, वो वीडियो भी बना रहे हैं इसके ऊपर, और लोग उनकी वीडियो को देखकर उस पे प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। वो ये है कि अमेरिका का जो प्रभाव है दुनिया के मंच पर, वो गिर रहा है, और ट्रंप के आने से और खाड़ी युद्ध के बाद और भी ज़्यादा उसमें कमी आई है, क्योंकि अमेरिका की साख गिरी है। अमेरिका इस युद्ध को नहीं जीत पाया है, तो अपने आप में स्पष्ट है। ईरान ने जीत लिया, हालाँकि ईरान काफ़ी दिक्कतों में है, लेकिन युद्ध तो उसने जीत ही लिया, और अमेरिका अब ईरान के ऊपर दबाव बनाने में असमर्थ है। ईरान जो चाहता है, वो अपनी शर्तें सामने रख रहा है, और उसकी शर्तों के सामने अमेरिका को थोड़े बहुत हीले-हवाले करके बात माननी पड़ रही है उसकी। और इसमें चीन की बल्ले-बल्ले हो रही है। रूस ज़्यादा फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। रूस के पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, फौजी ताकत है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था इस तरह की नहीं है जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को या विश्व की दोबारा पुरानी ऐसी एक महाशक्ति के तौर पर उभर सके। लेकिन चीन एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है, और वो अमेरिका से कह भी रहा है मुँह खोलकर कि भाई अब तुम्हारा ज़माना चला गया। अभी ट्रंप जब चीन की यात्रा पे गए थे, तो एक तरह से उनसे ये कहा गया, मतलब कि आप एक बड़ी ताकत हैं, दुनिया की बड़ी ताकत हैं, लेकिन भविष्य आपका नहीं है, भविष्य हमारा भविष्य है। ये चीन कह रहा है, मुँह पे कह रहा है, ट्रंप पे कह रहा है, अमेरिका पे कह रहा है। अच्छा, भारत से चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। अभी से क्या 1962 से अच्छे नहीं हैं। चीन के इरादे भी दुरुस्त नहीं है सीमा को लेके। सीमा को लेके चीन के इरादे भी अच्छे नहीं है, और वो मानता नहीं है किसी कीमत पे। आप कोई भी तरीका चीन के सामने रखिए, ऐसा नहीं है कि चीन वो आपकी भलमनसाहत दिखाएँगे तो भलमनसाहत दिखाएगा। उसका अपना मामला तय है कि हमें इतनी ज़मीन दाबनी है, सलामी स्लाइसिंग करनी है, यहाँ पे 10 कदम आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे अपनी काउंटी बना लेनी है, इस नदी पे कब्ज़ा कर लेना है, उस पहाड़ी को पकड़ लेना है। ये सब उसके उसके पहले से उसकी एक नीति है, और वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है आपके आचरण का। उसे अपना ये काम करना ही करना है। तो हिंदुस्तान को ये भी देखना है। अब अगर हिंदुस्तान के बगल में एक महाशक्ति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और वो कह रही है कि पहली बार अमेरिका अमेरिका अगर उससे नीचे जाता है, तो पहली बार एक एशियाई महाशक्ति बनेगी जो सारी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करेगी। ये पहली बार एक बड़ी अनूठी घटना होगी अपने आप। हालांकि मैं मानता हूं कि उसके हथकंडे और सारी तरीके वही हैं जो पश्चिम के हैं, लेकिन फिर भी एशिया एशिया का देश है, ये मानना पड़ेगा। तो इससे ये तो भारत के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक बात है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो एक तरह से खत्म है। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में दब जाते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर हमारे पास भी टेक्नोलॉजी होती तो हम भी एक महाशक्ति के रूप में उभरते, क्योंकि जो आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। आपका माल विदेशों में बिकेगा अगर आपके जो टेक्नोलॉजी, उन्नत टेक्नोलॉजी होगी, आपका माल सस्ता बिकेगा और आपके पास स्ट्रेंथ होगी। तो चीन ने भी इसी तरह से पिछले 30 साल में अपना जो दुनिया के जो मार्केट पे कब्जा किया, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जबरदस्त डेवलप की। शुरू में तो उन्होंने जब खिलौनों की टेक्नोलॉजी डेवलप की, खिलौने बेचते थे सारी दुनिया में, धीरे धीरे फिर सारी चीजें, अब मतलब कि हम लोग तो ये एपीआई जो हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए इनपुट होते हैं, उसमें हम 2002-2003 में तो करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट होते थे, और आज करीब करीब पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर हो गए, क्योंकि वो हमसे सस्ते वो एपीआई बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह सब वो करते हैं। तो चीन क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की और वो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। यानी कि यहाँ तक कि अमेरिका से बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ चली गई। अगर हमारे पास भी टेक्नोलॉजी होती और मार्केट हमारा बड़ा होता, अगर लोगों में गरीबी इतनी नहीं होती, तो जब फिर वो मल्टीनेशनल यहाँ पे भी आते, यहाँ पे सेटअप करते। तो मेन जो मुद्दा है, वो हमने नॉलेज जनरेशन में वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। एक तो हमारी जो अपनी समस्याएं हैं, उनको हम अपने ढंग से जो डील करते, तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो बहुत कमजोर रहा है। हमने सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम बाहर से जो टेक्नोलॉजी कॉपी करके उसको रिसाइकिल कर लेते हैं इंडिया में, बाहर से आइडियाज लेके वो यहाँ पे कर लेते हैं। तो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस तरह का बनाना है, हमने एक टीम बगोटा भेज दी, एक टीम नेदरलैंड भेज दी, वहां से कॉपी कर लिया और यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो वहां पे ट्रैफिक कंडीशन है वो हमारी कंडीशन नहीं है। उसी तरह गरीबी का निवारण करने के लिए 1980s में हम वर्ल्ड बैंक की लाइन को अडॉप्ट कर लेते थे कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है मार्केट से जो गरीबी खत्म हो जाएगी, जबकि मार्केट से तो गरीबी और बढ़ जाती है। वर्ल्ड बैंक तो खुद ही कह रहा था कि सेफ्टी नेट की जरूरत है। 1980s में जो जॉली और बाकी जब वर्ल्ड बैंक के लोगों की किताब आई, उसने कहा कि सेफ्टी नेट की जरूरत है, नहीं तो गरीब और गरीब हो जाएगा, सोशल एक्सप्लोजन हो जाएगा।
तो हम लोगों ने तो सीधे-सीधे वहाँ की जो नीतियाँ कॉपी कर ली, जबकि सेफ्टी नेट तो 3-4-5% लोगों के लिए कामयाब होगा, पर अगर 90% लोग गरीब हैं तो सेफ्टी नेट नहीं कामयाब हो सकता है। तो हमें तो अपनी जो गैर बराबरी है उसको कम करना चाहिए, लेकिन हमने तो सीधे-सीधे नीतियाँ बोरो कर ली, जो आईएमएफ ने प्रेशर डाला, कंडीशनैलिटीज़ डाली, जो क्रॉस कंडीशनैलिटीज़ वर्ल्ड बैंक ने डाली, और उसके चलते हमारे यहाँ बेतहाशा जो गैर बराबरी वो बढ़ती चली गई। उससे हमारा जो डिमांड की प्रॉब्लम हो गई, उसी से हमारा आज क्राइसिस है। और जैसे जैसे कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ रहा है, वो हमारा क्राइसिस और बढ़ जाता है, क्योंकि हम तो उसके जो पूछ हैं। तो मेन अगर जो कैपिटलिज्म में क्राइसिस है, जैसे कि ट्रम्प कह रहे हैं कि जॉब क्रिएशन हमें अमेरिका में करना है, हम टैरिफ लगाएंगे, तो उसका असर तो हमारे गरीब पे पड़ता है सीधे सीधे, तो इसलिए हमारी परेशानी बढ़ जाती है। और जो आपने कहा कि अमेरिका के जो पावर गिर रही है, वो इसलिए भी क्योंकि जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसमें टूट हो गई है। अमेरिका ने जो एक तरफा जब सारा कहा कि कनाडा 51st स्टेट हो जाए, ग्रीनलैंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो मडोरो को उन्होंने जब उठा लिया, तो इससे तो सबको लगता है कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है, उसने सबको दबाया। तो जो अमेरिका और वेस्ट यूरोप में जो एक गठबंधन हो सकता था, वो एक कमजोर पड़ गया। अभी आपने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जो है ना, उन्होंने किस प्रकार से जब वो ट्रम्प ने उनको कहा तो उन्होंने पलट जब उनको जवाब दिया। तो ये जो एक गठबंधन है उधर का कमजोर हो गया। इधर चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया वगैरह, इनका भी एक गठबंधन बन रहा था यूक्रेन युद्ध के बाद। वो गठबंधन अभी सारी दुनिया में एक तरह से आगे फैल रहा है, क्योंकि चीन ने वन बेल्ट वन रोड के चलते वो अपना जो एक्सपेंशन किया है मार्केट का, लैटिन अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, सब जगह। और इसीलिए उसका जो आप देखेंगे पिछले साल ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बावजूद उनका जो ट्रेड जो सरप्लस था वो $850 बिलियन से $1 ट्रिलियन के ऊपर चला गया। बाकी देशों का तो ट्रेड डेफिसिट वगैरह बढ़ गया, लेकिन चीन का तो ट्रेड सरप्लस बढ़ गया। तो चीन क्योंकि वो उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो कर लेता है। वो भारत के साथ हमारी परेशानी क्यों हुई? क्योंकि 2005 के बाद हमने अमेरिका के साथ दिया, जो न्यूक्लियर डील वगैरह हुआ, तो हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में चले गए। और चीन को तो शुरू से पता था कि अमेरिका तो दबाएगा, और उसको ये भी लगता है कि अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है चीन को चेकमेट करने के लिए। तो जो क्वाड वगैरह जो सेटअप हुआ, तो इसे चीन को ये लगा कि भारत अमेरिका का गेम खेल रहा है, इसीलिए वो भारत को जो कंसेशन नहीं दे रहा। अगर हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती, अगर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती, हम अमेरिका और रूस और चीन के ऊपर न निर्भर होते, तो हम ऑटोमेटिकली चीन के साथ बराबर का समझौता कर सकते थे, अमेरिका के साथ बराबर का समझौता कर सकते थे। तो हमारी कमजोरी यही रही है कि हमने जो नॉलेज जनरेशन है उसमें हम बहुत पिछड़ गए। हम जो सोशली रेलेवेंट नॉलेज है वो नहीं जनरेट कर रहे, हम R&D नहीं जनरेट कर रहे। और R&D के लिए आपको जो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक R&D का एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, ऊपर से ऑर्डर आता है वो नीचे तक जाता है, जबकि हमारी जो इनोवेशन है वो तो नीचे से होना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनका इनोवेशन पर उनको दबा दिया जाता है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें फ्यूडलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, वहाँ पे वो ऑटोनॉमी नहीं मिलती नीचे के लेवल पे जो ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा खर्च नहीं है, हम जो R&D पे सिर्फ 0.65% खर्च करते हैं, चीन 3% खर्च करता है, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बढ़ी है तो हमसे 22 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इसीलिए वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। तो हमारी प्राथमिकता नहीं है शिक्षा और R&D। ये दिखाता है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक विजन है देश की वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक विजन में R&D और शिक्षा ये दोनों अहम हैं। सबसे ज़्यादा अहम आज दुनिया में R&D है, टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए शिक्षा अच्छी चाहिए। हमारी शिक्षा बहुत ही खराब है, जैसे कि एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दिखाती है कि 14 से 18 साल के बच्चे 40% दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। 95% जो हमारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छी नहीं है, वो रट्टा मार के सीखते हैं, ना कि वो नॉलेज को एब्जॉर्ब करके सीखते हैं। तो हमारा जो खर्चा होना चाहिए शिक्षा पे, कम से कम पब्लिक एजुकेशन पे 6% GDP का होना चाहिए, हम कभी भी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। हमने हेल्थ पे जो नहीं खर्च किया। तो हमारी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो नहीं है, और उसके पीछे फिर वही फ्यूडलिज्म आता है, क्योंकि जो फ्यूडल माइंडसेट होता है वो गरीब के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जब नहीं एनकरेज करता है, उसको लगता है कि वहाँ तो जो हमें फ्री लेबर मिलेगा। तो इसलिए ये जो फ्यूडल एटीट्यूड है हमारे देश में, जिसकी वजह से बहुत तरह की परेशानियां हैं, जब तक वो हम नहीं ओवरकम करेंगे तो हमारी परेशानी जब बढ़ती चली जाएगी और हम चीन से और अमेरिका से और रूस से दबते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से व्याख्या की और एक पूरा परिप्रेक्ष्य पेश किया, जिससे समझ में आता है कि दरअसल
हम कहाँ खड़े हुए हैं, भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी हुई है, और ग्लोबल मंच पर भी हम किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। चीन लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके आगे बढ़ने के जो विधियाँ उसने अपनाई वो भी आपने कही, और हम कहाँ आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में भी आपने स्पष्टता दी। अब ये एक ऐसा मसला है, इसके ऊपर हमें बार-बार विचार करना पड़ेगा, जी क्योंकि हाँ। नए-नए तथ्य सामने आएँगे और नए-नए विवाद पैदा होंगे, तो उसी रोशनी में हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्ते।